हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। आज सेशन नंबर 1 है जो क्लास 12th के साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द साइकोलॉजी सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू क्लास 12th। सो पहले जो क्लास के अंदर हम लोग चीजें पढ़ेंगे जो क्लास 12 के साइकोलॉजी से रिलेटेड है उसके बारे में एक गो थ्रू कर लेते हैं। सो दिस entire session, which is the session number 1, is all about psychology and its understanding self and others, how we understand ourselves and how understand we others. So इस पूरे के पूरे जो chapter number 1 है उसके अंदर जो main broad topics है उसके बारे में discussion करते हैं कि what all topics is there which we are going to discuss in this entire session, right? So in this topic, in this chapter, the topic which we will be covering is need for the study of psychology, यानी कि आज के टाइम पर साइकोलॉजी की जरूरत क्या है, क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है साइकोलॉजी की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, देन व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू, इट मीन साइकोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मतलब है मनोवैज्ञानिक। सो द साइकोलॉजी इज अ टर्म जिसको हम कहते हैं मनोविज्ञान और साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं मनोवैज्ञानिक। अपार्ट फ्रॉम इट we will be also discussing about development of psychology as a discipline. It means psychology का development as a discipline क्या क्या हुआ है। And at the end we will be also discussing about the major psychological perspectives. So जो main psychological perspectives हैं उसके बारे में भी discussion करेंगे। So these are the broad topics which we are covering in this session number 1. Now apart from it, the relationship of psychology with other disciplines we'll also discuss on this. It means psychology जो विषय है उसका किसी दूसरे disciplines के साथ क्या रिश्ता है। Then we will be also discussing about the different fields of psychology, the current trends, the changing phase of psychology, what are the current trends in the psychology, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं psychology के अंदर, and at the end the psychology as a career, कि क्या क्या बेहतर करियर विकल्प साइकोलॉजी के अंदर है। ये ब्रॉड टॉपिक्स के रूप में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या हम सीखने वाले हैं इस सेशन के अंत में, उसमें से जो मेन चीजें हैं वो ये है कि सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है एक्सप्लेन द नीड फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। क्या जरूरत है साइकोलॉजी की आज के समय में और किस तरीके से साइकोलॉजी काम करता है। Then they describe what psychologists do. वाकई में हम असल में जानने की कोशिश करेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं। Then they state briefly the development of psychology as a discipline. ब्रीफ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी जो एज अ सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। एंड they state the relationship of psychology with other allied discipline. सो जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका दूसरे एलियाड डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिश्ता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। एंड दे डिस्क्राइब द चेंजिंग फेज ऑफ साइकोलॉजी एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी का जो चेहरा है, जो रूप है, वो किस प्रकार बदल रहा है और अलग अलग फील्ड जो है साइकोलॉजी के वो भी कैसे बदलाव के दौर से गुजर रही है, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नीड फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की आज के समय में क्या जरूरत है पढ़ाई को लेकर। सो जो कुछ मेन चीजें हैं उसमें समझना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो टेक्निकल तो है लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, एक मींस हम कह सकते हैं जो हमारा डेली लाइफ होता है उसमें हर समय साइकोलॉजी का छोटा रूप या बड़ा रूप हर वक्त कहीं ना कहीं उस आपको देखने को मिल जाता है। सो क्या क्या प्रकार होते हैं वो तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, बट फिलहाल जो साइकोलॉजी की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि साइकोलॉजी की नीड क्या है, नीड ऑफ एन आवर रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, दैट इज रिलेवेंट इन सॉल्विंग टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स इन द स्कूल। इट मींस कि आमतौर पर स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, सो पढ़ाने और पढ़ने से रिलेटेड स्कूल में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम कितने बेहतर तरीके से समझकर उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन लर्न इन दिस फील्ड। देन द प्रॉब्लम इन सोशलाइजिंग चिल्ड्रन एट होम, यानी कुछ बच्चे ऐसे आपको होते हैं जो घर पे सोशलाइज नहीं होते हैं, बाहर जाके घूमना फिरना खेलना पसंद नहीं है, तो वैसी प्रॉब्लम्स को भी हम एड्रेस करेंगे।
देन मोटिवेटिंग पीपल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी साइकोलॉजी केवल बच्चों और घर तक ही सीमित नहीं है, जो लोग किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर साइकोलॉजी एक अहम रोल प्ले करता है। कैसे उन लोगों को मोटिवेट करके रखना है, ये भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन दी हेल्पिंग पीपल टू सॉल्व देयर इमोशनल प्रॉब्लम्स इन देयर पर्सनल लाइफ, यानी हर इंसान की जिंदगी में पर्सनल लाइफ जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। सो उसमें जब वैसी प्रॉब्लम आती है जो हमें इमोशनल कर देती है, जो हमें डिप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, सो वैसी प्रॉब्लम्स को कैसे हमें रिजॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे कि कैसे उनसे हम उभर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ पीपल इन वेरियस जॉब्स, इट मींस जब हम किसी भी इंसान को किसी भी पद के लिए चयनित करते हैं, यानी किसी भी पोस्ट के लिए रिक्रूट करते हैं, तो उसके टाइम पर, सिलेक्शन के टाइम पर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं लोगों में, और वो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देन असेसिंग द एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द पीपल, किसी भी इंसान की एबिलिटी और एप्टीट्यूड को जानते भी हम साइकोलॉजी टूल्स की मदद से। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग स्किल्स, इट मीन्स हमने एबिलिटी और एप्टीट्यूड तो जान लिया, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एप्टीट्यूड या एबिलिटी नहीं है किसी भी इंसान के अंदर, तो हम कैसे ट्रेनिंग के माध्यम से उसके अंदर की उन स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन सेटिंग गोल्स एंड मोटिवेटिंग पीपल टू अचीव देम, उसके बाद हम एक गोल भी सेट करेंगे और साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी करेंगे कि कैसे आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। एंड इंप्रूविंग द स्टाइल ऑफ लिविंग फॉर बेटर हेल्थ, और अपने बेहतर जिंदगी को जीने के लिए, बेहतर लिविंग स्टाइल होने के लिए और बेहतर हेल्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, ये सब चीजें जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और उसको हम कह सकते हैं इट्स एन नीड ऑफ एन आवर। जो आज के टाइम की जरूरत है साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो वही है जो अभी अभी मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी का नेचर क्या है, वाकई में साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। सो जो साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि इट इज बेसिकली ऑब्जर्वेशनल एक्शन इज एन आउटकम ऑफ ए कोऑर्डिनेशन ऑफ ए ब्रेन, माइंड एंड बिहेवियर। तो यानी कि हम जो भी चीज ऑब्जर्व करते हैं किसी भी इंसान की, चाहे वो आप किसी मार्केट में जा रहे हो तो आसपास के लोगों को कुछ तरीके से बिहेव करते हुए देखा हो, मॉल में देखा हो, स्कूल में देखा हो, घर पे देखा हो या सोसाइटी में देखा हो, जो भी चीज आपने ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व्ड एक्शन, चाहे वो गुस्से वाला ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व किया हो, खुशी का किया हो या किसी भी और चीज का किया हो, सो वो चीज जो आपने ऑब्जर्व की उसको कहते हैं कि वो बेसिकली एक आउटकम है ब्रेन, माइंड और बिहेवियर का। यानी आपका ब्रेन, आपकी माइंड और आपका बिहेवियर, तीनों चीजें जब मिलकर कुछ हरकत करती हैं तो उसे कहते हैं ब्रेन, माइंड और बिहेवियर। यहां पर जो चीज बेसिक इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर तो ठीक है, व्यवहार हमारा जैसा होता है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड। सो ब्रेन और माइंड में एक थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं हेयर लाइंस डिफरेंस, सो एक छोटा सा बाल बराबर का फर्क है ब्रेन और माइंड के अंदर। ब्रेन बेसिकली वो चीज है जिसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारे दिमाग में एक चीज है, एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। सो ब्रेन इज नथिंग बट अ फिजिकल थिंग विच इज देयर इनसाइड अ ह्यूमन स्कल। इसके बाद जो माइंड है, माइंड एक प्रोसेस है बेसिकली, ब्रेन का इस्तेमाल करके जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कि हमने यहां पर अपने माइंड का इस्तेमाल किया है। सो ब्रेन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर वेयर एज वी आर यूजिंग माइंड एज ए process. So the understanding of psychological phenomena in the modern sense started only during the 19th century. So 19th century के अंदर ही साइकोलॉजी को एक स्थान मिला है, एक जगह मिली है, और जो साइकोलॉजी के अंदर जितने भी बड़े और रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं that took place in 19th century only. और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया में तो वैदिक टाइम से ही साइकोलॉजी ने अपना एरिया बढ़ाना और अपने आप को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। लेकिन इंडिया के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप, जैसे यूरोप, वहां पर भी 19th सेंचुरी के अंदर ही साइकोलॉजी एज अ फुल फ्लेजेड डिसिप्लिन और सक्सेसफुल डिसिप्लिन स्टैब्लिश हुआ है, और वहां पर इसको एक विज्ञान, एक साइंस का हिस्सा माना जाता है।
It was influenced by the development in the discipline of philosophy as well as the natural science. So psychology कहाँ से निकल कर आई? Psychology actually philosophy से निकल कर आई है. फिलोसफी जो है वो एक नेचुरल साइंस का एक प्रकार था. सो फिलोसफी का एक हिस्सा टूट कर जिससे हमने फिलोसफी को ही डिवाइड कर दिया और वहीं से साइकोलॉजी लेकर आए, क्योंकि साइकोलॉजी को हमने कहा कि इट इज नथिंग बट अ साइंस and it focuses primarily on the study of various aspects of mental and behavioral functioning. इसको हमने साइंस इसलिए कहा क्योंकि आमतौर पे या मेन रूप से ये दिमाग यानी मेंटल और बिहेवियरल फंक्शनिंग को स्टडी करता है. Apart from this, psychologists use scientific methods to understand the causes of behavioral phenomena and develop principles and theories. यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अलग अलग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया है, वैज्ञानिक अप्रोच रखा है, जिसकी मदद से उन्होंने बिहेवियर को समझने की भी कोशिश की है और अलग अलग सिद्धांत और थ्योरी को भी समझने की कोशिश की है. सो कुल मिला के कहा जाए कि उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया है जिससे साइकोलॉजी को समझने की भी कोशिश की गई है और आगे साइकोलॉजी को डेवलप कराने की भी कोशिश की गई है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, साइकोलॉजी तो साइंस का एक हिस्सा है, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, उससे हम बिहेवियर माइंड को समझते हैं, लेकिन आमतौर पर एक छोटा सा मिथ होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वैसे इंसान होते हैं जो किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर उसके बारे में जान जाते हैं या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसको रीड कर लेते हैं, या हो सकता है आने वाले भविष्य के बारे में भी बता देते हैं. सो एक चीज बहुत क्लियर समझनी जरूरी है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली ज्योतिषी नहीं होते, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं. यहां पर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं जिससे वो किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, अलग अलग साइंटिफिक टूल्स यूज करते हैं और उसको फिर एक हाइपोथेसिस का शेप देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और फ्यूचर इंप्लीकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं. सो वो सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो. इट डजंट मीन कि साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट द फ्यूचर. Fine. So psychologist is basically a person who use different scientific approaches to understand the human beings. Fine. So what psychologists do, that is important to understand. Psychologist कोई मनोवैज्ञानिक कोई ज्योतिषी नहीं होता. Psychologist is basically a person who is playing a role to understand and explain the complexity of the behavior. यानी एक इंसान का जो व्यवहार है वो व्यवहार क्यों है और किस कारण से उसको समझना, उसको ठीक से एक्सप्लेन करना और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो उसके बिहेवियर में उसको दूर भी किया जाता है. तो ये सारा काम साइकोलॉजिस्ट का ही होता है. देन कंट्रीब्यूटिंग टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, यानी एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, जिससे किसी की भी जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सकता है. देन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या हुई है साइकोलॉजी के अंदर. सो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इज अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है वो फिलॉसफी से निकल कर आया है, बट साइकोलॉजी को जब एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना दिया गया, जब साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन काम कर रही है, देन द मेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट एंड साइको एनालिसिस. सो स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू हम अपने सेंसेस को काबू रखते हैं, यानी समझते हैं जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर, कुछ इमेजिनेशंस की इमेज बनाया. जबकि वहीं पर जो दूसरा स्कूल है साइकोलॉजी का, इट मींस फंक्शनलिज्म. सो फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि जो एक्चुअली हम फंक्शन के अंदर लेकर आते हैं, जो एक्चुअली हम एग्जीक्यूट करते हैं, काम करते हैं. बिहेवियरिज्म का मतलब है ऑब्जर्व बिहेवियर, यानी हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं. और एक गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जो गेस्टाल्ट का मतलब है वो गेस्टाल्ट एक बेसिकली एक रिसर्चर थे, एक साइंटिस्ट थे साइकोलॉजी में, जिन्होंने परसेप्शन के ऊपर काफी काम किया था. सो दिस गेस्टाल्ट इज मेनली अबाउट हाउ पीपल परसीव्स द थिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ अ परसेप्शन इन द ह्यूमन लाइफ. और जो साइको एनालिसिस है, दैट इज कॉल्ड एज द फादर, वन ऑफ द फादर ऑफ द साइकोलॉजी. साइको एनालिसिस की जो शुरुआत थी, जिसको कहते हैं फादर ऑफ द साइको एनालिसिस, इज बेसिकली सिगमंड फ्रेड. सो सिगमंड फ्रेड जो थे उन्होंने साइको एनालिसिस की शुरुआत की थी, जो ड्रीम एनालिसिस या फिर अलग अलग ऑब्जर्वेशन, नेगेटिविटी इन ह्यूमन लाइफ, इन सब चीजों, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों के बारे में
बताते थे। सो जो स्कूल तो वैसे काफी सारे हैं, साइकोलॉजी में काफी सारे डिसिप्लिन है, बट जो मेन डिसिप्लिन है उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि ब्रॉडली जो डिसिप्लिन है, आपकी स्क्रीन पर ये 5 नजर आ रहे हैं, ये 5 ब्रॉड डिसिप्लिन है: स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट एंड साइको एनालिसिस। अब मेजर साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या और किस प्रकार काम करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ स्मॉल एग्जांपल। लेट अस सी द केस ऑफ समवन हु कंप्लेन्स दैट ए colleague of his or her is not working or performing up to the mark. So the behavior can occur due to many factors independently or jointly. It means कि अगर आपको कोई कहता है कि आपके जो कलीग है, आपको उसको लेकर आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आता है कि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा और जरूरत के मुताबिक काम भी नहीं कर रहा। सो यहां पर आपने क्या बिहेवियर आकर पाया है कि यहां पर जो बिहेवियर या व्यवहार हुआ है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट फैक्टर भी हो सकता है या ज्वाइंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। Whereas while studying human behavior, we need to remember the following. Changes are observed in individuals due to maturations, learning or aging. Whereas human behavior at any moment is a joint function of the personal characteristics and the properties of environment. इसका मतलब है कि जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो समझते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी होता है, और उसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह समझना जरूरी है कि किसी भी इंसान के या व्यक्तिगत इंसान के बारे में जब भी हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बदल सकती हैं, और बदलाव के जो कारण हो सकते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। मैच्योरेशन भी हो सकता है इंसान का, लर्निंग भी हो सकती है या फिर एजिंग भी हो सकता है। जबकि ह्यूमन बिहेवियर है वो किसी भी मोमेंट में, किसी भी समय वो एक ज्वाइंट फंक्शन की तरह काम करता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट। सो इन सब चीजों को मिलकर ही हम किसी के बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं। एंड द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल attribute is usually indirected and based on inferences. It means जो psychological attributes को हम measure करते हैं usually वो indirect होते हैं और का कुछ inferences पे based होते हैं। जैसे व्यक्तित्व कैसा है इंसान का, personality कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, इन सब चीजों की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इट मे बी इनडायरेक्ट और किसी न किसी इंफरेंस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। एंड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर आर रूल्ड, गवर्न्ड एंड कल्चर स्पेसिफिक। सो आमतौर पे जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है वो किसी न किसी चीजों से डिराइव होता है। हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा हैबिट्स क्या है, हमारे लोग बिहेव कैसे करते हैं, आसपास हर चीजें फर्क डालती हैं। केरला के अंदर जो लोगों का बिहेवियर जैसा होगा, इट मीन साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, बिल्कुल आप ईस्टर्न पार्ट में ऑफ इंडिया में वैसा बिहेवियर नहीं पाएंगे। सो द बिहेवियर may vary depending on the culture or specific situation as well. Now, the major biological perspective are, see, biological चीज एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलती है इंसान के अंदर। So the major psychological perspectives are biological perspectives, behavioral perspectives, psychodynamic perspectives, cognitive perspectives, humanistic perspectives and Indian perspective. So ये broadly जो psychological perspective है उनको कुछ इन हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इसके हिसाब से ही एक ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन अप्रोच में फर्क काफी सारा पड़ता है। अब रिलेशनशिप जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ अदर डिसिप्लिन। अलग अलग डिसिप्लिन से क्या लेना देना है। सो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है, एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन है, एजुकेशन है, बायोलॉजी है, न्यूरो साइंसेस है। तो कहते हैं हम कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इन हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेना देना जरूर है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजी क्या है कि सोशल लाइफ के बारे में, हम समाज में क्या रहते हैं, व्हाट आर द एनवायरनमेंट चैलेंजेस व्हिच इज देयर इन द सोसाइटी। सो इट मींस जब हम वहां पर रहते हैं आवर साइकोलॉजी आल्सो वर्क्स, हम कैसे सोचते हैं। सिमिलर विद द एजुकेशन, मैं एज अ टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, बट व्हाट प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस अ स्टूडेंट इज फेसिंग ड्यूरिंग द स्टडी, वो हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आल्सो यूजिंग अ साइकोलॉजी ओवर देयर। सो एज ए स्टूडेंट भी वो समझने की कोशिश करते हैं कि टीचर जो समझा रहा है वो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो साइकोलॉजी इज अ टर्मिनोलॉजी और a discipline which is
somewhere or lots of place it is directly or indirectly related with sociology, anthropology, education, biology or the neurosciences. Now the fields of psychology is basically very much diverted. It's having a very vast root in the different fields basically. So basically the field of psychology is experimental and the cognitive psychology, the psychological and the comparative psychology, developmental psychology as well as the social psychology. So experimental and cognitive psychology का मतलब है वैसे psychology जहां पर रिसर्च करते हैं about the cognitive system, इंसान सोच क्या रहा है, समझ क्या रहा है, कैसा behave करेगा, something like that. Then the psychological and comparative psychology मतलब हम स्टडी तो कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, then we can start comparing the analysis or the result with some other derived results. Developmental psychology means not only identifying the root cause but also implementing the solution so that we can identify or we can analyze the result as a solution in comparison to the problems. And the social psychology is all about how the people behave in the society, the criteria. If I am arrogant with a few people in the society, why is it so? So there are the different reasons, causes which we are identifying with this approach and also implementing or suggesting the solution to come out from these kind of issues or the problems. Now apart from this, educational and the school psychology also plays an important role. Then the counseling psychology, clinical psychology and industrial psychology. So here the education and school psychology is all about the psychology which is somewhere related directly to the education or directly to the school. So अगर हम स्कूल की बात करें तो पढ़ाते टाइम टीचर की जो चैलेंजेस है, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, जो टीचर की साइकोलॉजी है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड as a teacher we need to understand and guide the students for the better future. So पढ़ाते वक्त एजुकेशनल पर्पस पे भी साइकोलॉजी की बहुत बड़ी डिमांड है. डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, खराब मार्क्स लेकर आए, बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर, बच्चे पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है. सो ऑल दिस प्लेसेस द रोल ऑफ a psychologist is very crucial. We need to counsel them, have to provide the different intervention programs so that we can ensure the better result in the teacher, in the student as well as the entire education system. Then when we talk about the counseling psychology is having a very broad area of development basically, because counseling is something जब हम किसी को उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसको समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो हो वो कैसे सही है या कैसे गलत है और अपने आप को और बेहतर कैसे निकाल सकते हो सिचुएशन से, हाउ एग्जैक्टली यू कैन ओवरकम विद द प्रॉब्लम्स और द सिचुएशन. सो काउंसलिंग के लिए भी हो सकती है, स्टूडेंट की भी काउंसलिंग हो सकती है टू कम आउट विद फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ द बैड रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन. वो मैरिटल काउंसलिंग भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसको समझाने के लिए भी काउंसलिंग हो सकती है. कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया उसके लिए भी काउंसलिंग हो सकती है. सो इट डिपेंड्स. काउंसलिंग मीन्स अपनी बात किसी को समझाना, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना. सो इट कैन बी इंप्लीमेंटेड एट एनी प्लेस. Clinical psychology is also a term where we are using the clinical approach in the development of the human being. Depression में चला गया, anxiety में चला गया, बीमार पड़ गया, सुसाइडल अटैक जैसी प्रॉब्लम आती हैं जो, या फिर बहुत ज्यादा निगेटिविटी हावी हो गई है, नकारात्मक सोच विचार आते हैं, कभी भी कुछ नहीं कर पा रहे. सो ऐसी परिस्थितियों में हम क्लिनिकल अप्रोच रखते हैं. वी प्रोवाइड सर्टेन मेडिसिन टू कम आउट विद द डिप्रेशन, एंजाइटी, और रिहैबिलिटेशन की भी काफी सारी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेटर इंप्रूवमेंट. And the industrial psychology is completely about the organization and the industries. It means कि जब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो जब भी कोई फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, तो वहां पर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस लोगों को रहता ही है. चाहे वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस है, वर्कलोड बढ़ गया है तो स्ट्रेस है, शायद छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो स्ट्रेस है, घर पे भी प्रॉब्लम थी लेकिन ऑफिस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस है. सो कहीं ना कहीं आप एक ह्यूमन बीइंग या किसी इंसान का, चाहे वो ऑफिस या कार्यस्थल से संबंधित कोई समस्या हो या उसके निजी जीवन से संबंधित कोई समस्या हो, अगर किसी कारण से उसका प्रभाव उसके काम और परिणाम पर पड़ रहा है तो वहां पर एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका होती है कि उन परेशानियों को दूर करके उसे काउंसल किए, उसे समझाए ताकि वो अच्छा परिणाम दे सके और जो वो काम की जगह पर जो भी काम कर रहा है उसमें बेहतर रिजल्ट इंश्योर किया जा सके.
इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एक हिस्सा है जिसमें इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीजों को समझना और लोगों को समझाना कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन मशीन रिलेटेड इश्यूज। सो ह्यूमन मशीन क्या होता है, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हाउ अ ह्यूमन understands the machine, how it acts as a machine sometime, और कैसे उन अप्रोचेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द इंजीनियर साइकोलॉजी एंड ऑफ कोर्स द हेल्थ साइकोलॉजी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर हेल्थ, हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द हेल्थ, और हेल्थ को ठीक करना भी बेहतर जरूरी है, क्योंकि हमें समझना जरूरी है कि अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम उसको शायद ज्यादा ध्यान नहीं देते। आमतौर पे एक रिसर्च, एक स्टडी फाइंडिंग्स हुई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आमतौर पे एक रिसर्च किया गया था, एक जनरल रिसर्च, जो लोग पार्क में टहलने जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके ऊपर एक स्टडी की गई थी। और ये देखा गया था कि जो लोग ऐसी चीजें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो सुबह टहलना हो, योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से बीमार हैं और कितने लोग हेल्दी हैं। तो जो फाइंडिंग्स है, जो स्टडी का जो रिजल्ट है, वो ये कहता है कि करीबन 75 से 80% लोग जो ऐसी चीज अपने रोज की दिनचर्या में शामिल रखते हैं, वो लोग होते हैं जिनको डॉक्टर ने कहा होता है या तो अब आप कुछ कर लीजिए, नहीं तो भगवान ही कुछ करेगा। इट मीन्स एट द लास्ट स्टेज। और केवल 20-25% लोग ही ऐसे होते हैं जो इसलिए आते हैं, इन सब चीजों को अपने डेली रूटीन में इसलिए इंक्लूड कर रखा है ताकि वो बीमार ना पड़े, वो हेल्दी रहे। सो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, लेकिन हम उस पर कई बार इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि उसके बिना भी काम चल रहा है तो चलो रहने दो, जब इंपॉर्टेंट आएगा, जब उसके बिना काम नहीं चलेगा, देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द हेल्थ एंड ऑल्सो हाउ टू बी healthy. That plays a very important and a crucial role. Now when we talk about the current trends in the psychology, it means the changing face of psychology, psychology के अंदर क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं आजकल के दौर में। So the emphasis on the culture context, so emphasis बहुत ज्यादा है culture context के ऊपर। breakthrough in the neurosciences, बहुत सारे breakthroughs मिले हैं neurosciences के अंदर, यानी कि कैंसर पेशेंट को भी हम साइकोलॉजी के जरिए बहुत ज्यादा हील करके और इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट इंश्योर कर सकते हैं। सो इट कैन बी ऑफ एनी डिजीज, मुझे बीमारी हो गई है, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा। सो वो जो दिमागी तौर पे आप बीमार पड़ने लगते हैं, काफी सारे न्यूरो साइंस के अंदर ऐसे भी हैं जो इंसान एबनॉर्मल केसेस हो गए हैं, जो किसी को रिकॉग्नाइज करना भूल गया है, अपने आसपास के लोगों को नहीं पहचानता, उल्टी सीधी हरकतें करता है। न्यूरो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि साइकोलॉजी की मदद से उसको भी बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। देन द डिफरेंट मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्सर्न्स, सो ये सब बहुत सारे करंट ट्रेंड्स है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। सो अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या करियर विकल्प अवेलेबल है। सो एक तो चीज है पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सो पीजीटी साइकोलॉजी जो करते हैं, वो पीजीटी साइकोलॉजी में करने के बाद एज ए स्कूल टीचर किसी भी स्कूल में जॉब कर सकते हैं जहां पर साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो, या एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर वहां पर भर्ती होती हो, जो बच्चों को काउंसिल समझाने और ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। बट इन जनरल पीजीटी साइकोलॉजी मीन्स यू आर रिक्रूटेड एज ए साइकोलॉजी टीचर फॉर द स्कूल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द काउंसलर एज ए करियर, सो काउंसलर के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि काउंसलर एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर हम आमतौर पे लोगों को समझाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में और बेहतर कर सकें। सो काउंसलर बनने के बाद कोई इंसान एज ए फ्रीलांसर काम करता है, स्कूल में काम कर सकते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर का मतलब है यानी आप ना बिजनेस कर रहे हैं ना आप नौकरी कर रहे हैं, यानी आप कहीं पे नौकरी भी नहीं कर रहे हैं और आपकी खुद की कोई कंपनी भी नहीं है। आप इंडिविजुअल एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विस किसी न किसी संस्था को देते हैं। स्कूल में एज ए काउंसलर काम कर सकते हैं जहां पर टीचर की समस्याओं को समझ सकते हैं, बच्चों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को दूर करके समझाना एक प्रोफेशन होता है। या फिर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर इंस्टीट्यूट में भी काम कर सकते हैं, किसी भी संस्था में, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, इंडस्ट्रीज हो, कहीं पर भी जहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम को समझकर उनके प्रॉब्लम्स के समाधान दे सकते हैं। नाउ एग्जामिनर हु कंडक्ट्स द वेरियस टेस्ट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी अप्रोच के अंदर हम साइंटिफिक मीडियम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए, तो काफी सारे टेस्ट होते हैं जिसको हम साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कहते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट कहते हैं या साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। उनका इस्तेमाल हम करते हैं फाइंडिंग्स निकालने के लिए। सो एग्जामिनर वो होता है जो इन टेस्ट को कंडक्ट करता है और एनालाइज करने की कोशिश करता है।
नाउ द साइकोलॉजिस्ट इज एन इंडस्ट्रियल सेटिंग, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री के अंदर भी एज ए साइकोलॉजिस्ट हम जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर, जहां पर डेली रूटीन में या डे टू डे बेसिस पे जो भी इश्यूज और चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करना, सारे वर्कर्स और सारे मैन पावर की प्रॉब्लम्स को समझना और उनको सॉल्व करना, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कड़ी का काम करता है एज ए बेटर person or a well-wisher for the employees as well as for the employers. Or you can also pursue your career as a researcher in the field of psychology. Researcher वो होता है जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर रिसर्च करता है, फाइंडिंग्स निकालता है और जानने की कोशिश करता है कि साइकोलॉजी को ज्यादा बेटर डेवलप कैसे कराया जा सकता है और अलग अलग फील्ड्स के अंदर। इसके अलावा रिसर्चर के अलावा आप एनजीओ में भी काम कर सकते हैं। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटी करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड्स की मदद करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं फ्री में, उनको काउंसिल करते हैं, ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द एनजीओ, बट एनजीओ इज ऑल अबाउट चैरिटी बेसिकली टू हेल्पिंग द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स। एज ए लेक्चरर आप अपना करियर स्टैब्लिश कर सकते हैं। इट मींस इसके बाद आपने मान लीजिए पीजी किया साइकोलॉजी के अंदर, फिर आपने पीएचडी किया, देन आफ्टर यू कैन ज्वाइन एनी कॉलेज वेयर साइकोलॉजी इज स्टडीड एज ए डिसिप्लिन, वहां पर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट लेक्चरर भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, तो इसके क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां पर साइकोलॉजी एज ए ब्रांच है, जहां पर साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, जहां पर लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। तो एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी एक बेहतर करियर विकल्प अवेलेबल है। इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एक ऑप्शन है, यानी ये साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी होती है जो केवल बच्चों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जो बच्चे बोल नहीं सकते या बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम टीनेजर्स कहते हैं या फिर एडोलेंट भी कह सकते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो 5, 6, 7 साल के होते हैं, या फिर 1-2 साल के बच्चे भी होते हैं। सो बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, वो रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जरूरत, उनकी डेवलपमेंट, बच्चों की चीजों को समझना और उनका विकास करना चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। हेल्थ साइकोलॉजी जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें, अपने हेल्थ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करे, फेस करे और उनको रिजॉल्व करे। एंड ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को समझे और उनको दूर करे, चाहे वो कि हस्बैंड वाइफ के बीच की प्रॉब्लम हो, या फिर पेरेंट्स रिलेटेड इश्यूज हो, या कहीं ना कहीं या सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर कलीग्स या वर्क प्लेस रिलेटेड इश्यूज हो। तो ह्यूमन फैक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको रिजॉल्व करना ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। अंत में एक छोटा सा असाइनमेंट है जो आप खुद करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज गिवन एज डू इट योरसेल्फ। सो दिस एंटायर सेशन इज बेसिकली कंक्लूडेड एंड कंप्राइज्ड विद दिस मेनी क्वेश्चंस। सो मेरे ख्याल से हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उसके जवाब आपको इन असाइनमेंट के थ्रू देने हैं, जो बेहद आसान होंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन सवाल से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर। सो मैं एक एक करके आपके पास सवाल एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको आसानी होगी इस प्रॉब्लम को, इस असाइनमेंट को पूरा करने में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी के नेचर को आपको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये कहता है एक्सप्लेन द साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के अंदर जो साइकोडायनेमिक का पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हाउ इज साइकोलॉजी रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी साइकोलॉजी किस प्रकार एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इसको समझाना है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द फील्ड्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स को डिस्कस करना है। फाइन। सो ये 4 क्वेश्चन है, जिन 4 क्वेश्चन का जो 4 सवाल है उसका जवाब आपको देना है, डिटेल में देना है और असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। एंड आई होप कि जो भी चीजें हमने डिस्कस की है उस पूरे सेशन के अंदर, उन सब चीजों का आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। सो अपने ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, अपने सेशन को याद करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड देन कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन डिटेल। राइट। सो थैंक यू very much for joining this session. This is what we have started in the session number 1, and this is going to be the end of session number 1. Thank you for joining this session. Thank you. Have a nice day.